नमस्कार। आज हमारे साथ हैं उज्ज्वल भट्टाचार्य जी। मैं जब भी इनका परिचय देना होता है तो कहता हूं कि 6 महीने जर्मनी में रहते हैं और 6 महीने दिल्ली में रहते हैं। लगभग बनारस के रहने वाले हैं। मूलतः बनारस से निकले, जर्मनी गए, लगभग सारी जिंदगी जर्मनी में गुजारी। वहां पर वरिष्ठ पत्रकार थे डायचे वेले के साथ, और बीच बीच में भारत आते रहते हैं। दुनिया भर की बातों पर, दुनिया भर की राजनीति के साथ साथ भारत की राजनीति पर भी बहुत पैनी नजर रखते हैं। तो आज उज्ज्वल दा जब हमारे ऑफिस में आए तो हमने सोचा कि थोड़ी उनसे बात की जाए। इस समय खास तौर पे इजराइल फलस्तीन वार को लेकर जर्मनी में जिस तरह की हलचल चल रही है, यूरोप में जिस तरह की हलचल चल रही है, उनसे सीधे समझने की कोशिश किया जाए। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में आपका। धन्यवाद। तो जर्मनी की साफ हवाओं के बाद भारत की हवाएं कैसी लग रही हैं आपको? ये एक शॉक था, लेकिन आज थोड़ी हालत बेहतर हुई है। दादा, जर्मनी वो देश है जहां यहूदियों के खिलाफ जो सारा कुछ है वो शुरू हुआ, जिसको जाना जाता है इस बात के लिए, हिटलर को जाना जाता है कि उसकी पराकाष्ठा देखी गई। मतलब शुरू नहीं, मतलब प्लान तरीके से, वो आपसे समझेंगे हम, बहुत प्लान तरीके से हिटलर का ही नाम आता है। मतलब हिस्ट्री को जिसने उस तरह से नहीं पढ़ा है उससे आप कहेंगे तो हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ अभियान चलाया, इस तरह की बात अक्सर आती है। वही यहूदी जाते हैं पैलेस्टाइन। जियोनिज्म हिटलर के नाजिज्म की प्रतिक्रिया में पैदा होता है, वहां जाता है और वहां वो परजिक्यूशन शुरू करते हैं अरब्स का, पैलेस्टीनियंस का। मामला 1948 से बढ़ते 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 2023 तक पहुंचता है। 2023 का जर्मनी अपने यहां फिलिस्तीन के समर्थन में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाता है। तो दो चीजें मैं समझना चाहता हूं कि पहली बात तो वो क्या फैक्टर थे जिससे खास तौर पर जर्मनी और आम तौर पे रशिया से लेके और लगभग पूरा यूरोप एंटी सेमिटिज्म जिसको कहते हैं, यहूदियों के खिलाफ जिस तरह के भाव पैदा हुए, और सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले जो कुछ हुआ, पहले तो वो, और आज जर्मनी कहां पहुंचा है कि फिलिस्तीन के समर्थन में जुलूस निकालने पर वहां प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, तारीखों के मामले में मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ, इसलिए उसको टालते हुए अपनी बात रखने की कोशिश करूँगा। अब जियोनिवाद का जो इतिहास है, उसके बाद इज़राइल और लगातार फ़िलिस्तीनियों का विस्थापन, ये पूरा इतिहास 80-90 साल पुराना है। बहुत हुआ, हाँ 90 साल कोलोन में पहले जियोनवादी सम्मेलन के बाद से। लेकिन यूरोप में एंटीसेमिटिज्म यानी यहूदी विरोध, उसका इतिहास सैकड़ों साल का इतिहास है, जिसकी पराकाष्ठा हमें हॉलोकॉस्ट यानी नाजियों द्वारा चलाए गए यहूदी आम संहार में देखने को मिला, और बहुत ही व्यवस्थित औद्योगिक तरीके से। ये इससे पहले नहीं हुआ था। वो पोग्रोम होते थे, जो दंगे नहीं बल्कि पूरी यहूदी बस्ती को घेर कर उसे वहाँ सबको ख़त्म कर देना, ये सिलसिला जो हमें दक्षिण यूरोप में काफ़ी कम, पश्चिम यूरोप में भी कम, और पूर्वी यूरोप में जर्मनी से लेकर रूस तक, रूस उसका केंद्र था यहूदी विरोध का, और वहाँ रह रह कर हर 50 साल में एक बार यहूदियों का आम संहार होता था। तो जब हम यूरोपीय देशों, ख़ास करके जर्मनी के रुख के बारे में सोचते हैं, पश्चिमी सहबंध में होने के बावजूद जर्मनी का एक मॉडरेटिंग रोल रहा है। और ये समझना गलत होगा कि यहूदी फिलिस्तीनी, जियोनवादी फिलिस्तीनी संघर्ष में वो मॉडरेटिंग रोल नहीं है, यहाँ भी वो रोल है। लेकिन जहाँ तक पब्लिक पॉस्चर का सवाल है, वो पूरी तरह से ये जो आधुनिक इतिहास में जर्मनी का जो अनुभव रहा है और जिसको आज का जर्मनी पूरी तरह से नकारता है,
उसके द्वारा कंडीशन्ड है कि हॉलोकॉस्ट का तकाजा है कि हॉलोकॉस्ट के बाद बने इज़राइल के साथ 100% एकजुटता दिखानी है। भले वो फलस्तीनियों की हत्या करे। वही मैं उस पर आ रहा हूँ। मॉडरेटिंग रोल कि फ़िलिस्तीनियों के हक का सवाल, उनकी हत्या का विरोध, ये पर्दे के पीछे जो राजनय हैं वहाँ जर्मनी की भूमिका में वो रहती है। लेकिन पब्लिक पॉस्चर में अपने ऐतिहासिक अनुभव और ऐतिहासिक अपराध के चलते कम से कम जर्मन नेताओं का ये ख्याल है, जो मतलब सोशल डेमोक्रेट से लेकर अनुदारवादियों तक जिस पर सहमति है, वो ये है कि हिटलर के अपराध को अपने कंधे पर ढोते हुए जर्मनी इज़राइल पर सार्वजनिक रूप से कभी उंगली नहीं उठाएगा। अगर इसको ऐसे देखें, सिर्फ जर्मनी नहीं पूरे यूरोप को देख लें कि यहूदियों के साथ जो अत्याचार हुआ उसका जो गिल्ट है उसका बदला डाल दिया गया फ़लस्तीनियों के ऊपर कि आपने तो उनको फ़लस्तीन में ले जाके बसाया। यूरोप ने तो कोई देश बना के दिया नहीं यहूदियों को रहने के लिए। यूरोप से तो लगातार यहूदी आते रहे, अभी तक भी, मतलब अभी हाल तक जाके इजराइल में बसते रहे। तो अपने यहाँ तो उन्होंने यहूदियों को कोई उस तरह की स्पेस दी नहीं। अमेरिका में तो है स्पेस, अमेरिका के बिजनेस से लेके सारा कुछ है। तो अपना सारा गिल्ट डाल दिया गरीब अरबों के फ़लस्तीनियों के सर पे। वहाँ से 55% ज़मीन दे दी 1947 में, मतलब यूएन की सहायता से आप कहिए 55% उनको ज़मीन दे दी। और उसके बाद भी वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लगातार फ़लस्तीन का मतलब सफाया एक तरह से करता जा रहा है। और पूरा यूरोप अगर आप देखेंगे, चाहे वो इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, सब एक स्वर से कह रहे हैं कि इजरायलियों को अपने सेल्फ डिफेंस का हक है, भले उसके लिए बच्चों को मारा जा रहा है, औरतों को मारा जा रहा है। तो यूरोप की ये पूरी मेंटालिटी क्या है अपने आप में? उसी पर मैं बात कर रहा था दरअसल कि यूरोप के देश, खासकर जर्मनी, एक तो देखिए जर्मन राजनीति, संस्कृति और समाज में यहूदियों की एक भूमिका रही है, खास करके यहूदी एलिट की, और आज भी एक भूमिका है अपनी अनुपस्थिति के जरिए। अच्छा। कि वो जो जगह खाली रह गया है समाज से यहूदियों को चले जाना, इसका नुकसान भी हुआ है जर्मनी को। सब बौद्धिक नुकसान हुआ है, वैज्ञानिक क्षेत्र में नुकसान हुआ है, लेकिन वो एक स्वस्थ राजनीतिक दृष्टिकोण विकसित करने का जो पोटेंशियल होता है, वहाँ भी एक नुकसान हुआ है कि इज़राइल की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि जिन्होंने एक ऐतिहासिक अपराध को झेला, वही आज उस ऐतिहासिक अपराध को दोहरा रहे हैं। और यूरोप में जो उस ऐतिहासिक अपराध को करने वाले थे जर्मनी में, उनमें ये ताकत नहीं रह गई है कि इस बात को कह सके। इस बात को कहने वाले लोग एक बहुत छोटा सा राजनीतिक तबका जो फ्रिंज एलिमेंट है माई ओर, और जो लोकतांत्रिक मानवतावादी यहूदी तत्व हैं, जो इज़राइल में भी हैं, लेकिन जो यूरोप में जो यहूदी रह गए हैं, उनकी ओर से कुछ आवाज़ें उठती हैं। वो तो दिखाई दे रही हैं। हाँ, एरिश फ्रीड की कविताओं में एरिश फ्रीड यहूदी थे, और उन्होंने बार बार ये सवाल उठाया कि ये क्या बात है कि तुम्हारे साथ जिन्होंने अपराध किया, आज तुम उन्हीं की तरह दिख रहे हो। इलान पेपे इतिहासकार जो हैं, उनके यहाँ बहुत सारे ऐसे नाम तो बहुत सारे मिल जाते हैं। लेकिन वो पूरे विमर्श में उसका जितना भी महत्व हो, उसका राजनीतिक प्रभाव नगण्य है।
ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है। और ये जो अपराधी भावना, अपने साथ जो अपराध हुआ है उसे करने वालों से सीख लेना, उनको आदर्श मान लेना, आज के इज़राइल की नीति को अगर हम देखें तो वो उसी रास्ते पर चल रहा है जो उनको ख़त्म करने वाले नाजियों का रास्ता था, हिटलर का जो रास्ता था, हिटलर का जो रास्ता था। खास करके मज़ेदार बात यह है कि देखिए, फांसीवाद की शुरुआत तो इटली में हुई, जर्मनी में नाजीवाद के रूप में वो प्रतिष्ठित हुआ। इतालवी फांसीवाद में हमें ऐसा एंटीसेमिटिज्म नहीं दिखा। वहाँ यहूदियों को कुछ हद तक उस हालत में भी, जब नाजी जर्मनी और मुसोलिनी का इटली एक साथ था, उस हालत में भी यहूदियों को, मैं तो बल्कि ये कहूँगा, किसी हद तक पनाह मिली। वो एंटी लेफ्ट था बेसिकली, वहाँ का फांसीवाद एंटी लेफ्ट था। और वो जो एक ख़ास किस्म, एक फांसीवादी पूंजीवाद, उसमें नस्ल का सवाल नहीं था। इटली वाले नस्ल का सवाल इतना नहीं था। यहाँ हम लोग उस पर बात करेंगे। ये 48 से आज तक का जो इजरायली इतिहास है वो भी कोई समरूपी इतिहास नहीं रहा है, जिसके बारे में भी हमें बात करनी है। हालांकि मतलब वो बात हम करेंगे ही, और उसी बात पे सीधे आ जाते हैं। अगर गोल्डा मायर को भी देखें तो गोल्डा मायर भी कह के आई थी देयर इज नो पैलेस्टाइन। अगर आप देखें तो उसके पहले के भी जो नेता थे, जो पहले थे, क्या नाम था उनका, बेन गुरियन भी कहते थे देयर इज नो पैलेस्टाइन। ये क्या नाम है आपका, नेतन्याहू भी कहता है देयर इज नो पैलेस्टाइन। तो बीच के एक दौर को छोड़ के जब पीएलओ से बातचीत चल रही थी तो देयर इज नो पैलेस्टाइन तो इजरायली लीडरशिप का नारा रहा है। और वंस यू से देयर इज नो पैलेस्टाइन, उसके बाद बच क्या जाता है? इसका मतलब उसका अस्तित्व ही नहीं मानते। सुनिए, वो समस्या दूसरी है। दुनिया में दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो देश एकदम शुद्ध धार्मिक आधार पर बने। पाकिस्तान जो धार्मिक आधार पर बना देश नहीं रह पाया, उसमें तमाम बांग्लादेश टूट गया, विसंगतियाँ आई। आज भी पाकिस्तान भले ही अपने को इस्लामिक रिपब्लिक कहे, हाँ, वो एक थियोक्रेटिक स्टेट नहीं बन पाया है। कभी उधर खींचता है, कभी इधर खींचता है। हाँ, वो एक समस्याओं से भरा, इस मसले पर समस्याओं से भरा एक देश। इज़राइल, अगर हम इज़रायली दृष्टिकोण से देखें, धार्मिक आधार पर बना और उस धार्मिक आधार को सफलता के साथ बनाए रखे हुआ एक देश है। जियोनवाद, अच्छा, उसका आधार ये है कि अपने देश, अपनी राष्ट्रीय अस्मिता को प्रतिष्ठित करने के लिए फिलिस्तीनी अस्तित्व को नकारना पड़ेगा। लेकिन क्या वो इज़राइल की जो समूची नीति रही है उसमें एक ढंग से उस पर कायम रहा गया है? मुझे थोड़ा सा शक है। 48 में आतंकवाद के जरिए जियोनवादियों ने कब्जा कर लिया। वो सिर्फ यूएनओ का मैंडेट से नहीं हुआ, भयानक आतंकवाद चलाया गया, भगाया गया, विस्थापन हुआ फिलिस्तीनी, गांव के गांव खत्म किए, नाम बदले गए। घर वो मैं कहीं पढ़ रहा था कि वहाँ कैंप में रह रहे थे इज़राइल में आकर, फिलिस्तीन में आकर, और उन्होंने जियोनवादी अधिकारियों से कहा कि कोई मकान दिलवा दीजिए, इतने दिन हो गए यहाँ। तो फिर उनको दो हफ्ते के अंदर एक मकान दिलवाया, किसी फिलिस्तीनी का मकान खाली करके दिलवा दिया। ये तो वहाँ चलता है। वहाँ बर्तन सब रखे हुए थे, और वो एक लोकतांत्रिक महिला थी, उन्होंने कहा मैं तो इस मकान में नहीं रह सकता। ये हुआ है। इज़राइल में जो प्रधानमंत्री मेनाकेम बेगिन, उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत ही आतंकवादी के रूप में
फिलिस्तीनी समुदाय की जनहत्या के साथ बिल्कुल हुआ था। बिल्कुल। लेकिन वो 48 के बाद, उसके बाद जब 49-50 में एक इजरायली दृष्टि से स्थिरता आई, वहाँ से 65-66 इजरायली मिस्र और इसराइल के बीच जो युद्ध, उससे पहले तक देखा जाए एक हद तक एक स्थिरता रही। जिन इलाकों में फ़िलिस्तीनी थे, पश्चिम जॉर्डन, गाज़ा, वेस्ट बैंक, वही पश्चिम वेस्ट बैंक, और उधर गोलन हाइट्स का मामला थोड़ा दूसरा है, वो स्ट्रेटेजिक ज़्यादा है। इन इलाकों में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। हालांकि उनका जो फ़िलिस्तीन नहीं है, इसका मतलब वेस्ट बैंक नहीं है, इसका मतलब गाज़ा नहीं है, लेकिन जो व्यवहारिक राजनीति, प्रैग्मेटिक राजनीति, इसमें उस पर नहीं चला गया। 67 के बाद से जितने भी जब कोई संघर्ष हुआ है, उसके बाद इजराइल आगे बढ़ता गया, फिलिस्तीनियों को खदेड़ता गया है। इसकी क्या वजह है, इस पर भी हमें गौर करना पड़ेगा। क्या हुआ, कौन सा परिवर्तन आया? एशियन और यूरोप और रशिया से लोग आना शुरू हुए। रशियन, इथियोपियन, जो इजरायली समाज में जो एक अब विकसित यूरोपीय पोटेंशियल के साथ आए, और इजराइल की आर्थिक प्रगति बड़ी तेज़ हुई, और सारी दुनिया में जितने यहूदी धनाढ्य लोग थे, सबकी मदद मिली, सरकारी मदद भी मिली अमेरिका और पश्चिमी देशों से। इजराइल की बड़ी तेज़ आर्थिक प्रगति हुई। उस विकसित समाज में जब ये लोग आए, रूस से, इथियोपिया से, उत्तरी अफ्रीका के अलग अलग देश, एशिया में तो वैसे थे नहीं, इन देशों से जो आए, पूर्वी यूरोप से फिर एक इमिग्रेशन, आप्रवासन का दौर चला। ये इजराइल में नए हैव नॉट्स थे, जिनके पास कुछ नहीं था। इनके पास इन्हें स्पेस की ज़रूरत थी, अर्थनीति में, समाज में और ज़मीन में। ये एक वजह है। दूसरी वजह है 1967 के बाद ये स्पष्ट हो गया कि इस इलाके में पानी का आर्थिक महत्व क्या है। आज हालत ये हो गया कि जिन इलाकों में जहां इजराइल की सीधी सरकार नहीं चलती है, वेस्ट पानी की बैंक बहुत समस्या और गाज़ा में, वहाँ भी उन इलाकों उनको उपनिवेश, ऐसा उपनिवेश बनाया गया है कि जहाँ ज़मीन के नीचे से पानी लेकर इजराइल को हरा भरा किया जाता है। ये एक नई स्थिति है जहाँ कोई फिलिस्तीन नहीं, ये सिर्फ एक वैचारिक पॉस्चर नहीं रह गया है, ये एक प्रैक्टिकल पॉलिटिकल पॉस्चर बन गया है। अच्छा, बाइबल की पूरी कहानी क्या है, जो प्रॉमिस लैंड की कहानी है? और एक और चीज़ समझूंगा कि यहूदियों और ईसाइयों के बीच में बेसिक फ़र्क क्या है? दोनों बाइबल को मानते हैं, फ़र्क क्या है? सिर्फ यहूदी और इस क्रिश्चियन ही नहीं, आप मुस्लिम को क्यों छोड़ देते हैं? हाँ, तीनों तो वहीं पर। तीनों धार्मिक दृष्टि से इनका अल्लाह एक है, गॉड अल्लाह। हाँ, ये सबके सब उनके जो होली बुक्स हैं, यहूदियों का एक है, उसके बाद ओल्ड टेस्टामेंट, क्रिश्चियंस का आ जाता है न्यू टेस्टामेंट। हाँ, इस्लाम में कुरान आता है। एक ही परंपरा है। कुरान में जो इस्लाम का जो थियोरेटिकल पोजीशन है, वो ये है कि हाँ, ईसा हमारे रसूल थे, लेकिन न्यू टेस्टामेंट में एक फेक हिस्ट्री पेश की गई है। फ़र्क कहाँ है? न्यू टेस्टामेंट या इस्लाम
ट्रेडिशन में उसको नकारते हुए एक वैकल्पिक जो पोजीशन, और कुरान ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, हिस्ट्री बेस्ड है। ओल्ड टेस्टामेंट हिस्ट्री बेस्ड नहीं है। यहूदी ओल्ड टेस्टामेंट मानते हाँ, हैं? ओके यहूदी मानते हैं, क्रिश्चियन भी मानते हैं, और मुसलमान भी मानते हैं। ओके उस ट्रेडिशन को नकारते नहीं है, मानते हैं का मतलब उस ओल्ड टेस्टामेंट की परंपरा को वो नकारते नहीं है, वो भी हमारा पुण्य किताब है। इसलिए मुसलमान जो कहते हैं वो जब इन तीनों को पीपल ऑफ द बुक कहते हैं। अल किताब की मिल्लतें, तो किताब यानी ये तीन, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट और कुरान। और जो कुरान उसका आप जिसे कहेंगे परिमार्जित संस्करण, तो उसका महत्व सबसे ज़्यादा। इसका दूसरा पक्ष, चूंकि तीनों एक परंपरा को मानते हैं, इसलिए जब वो एक दूसरे को गाली देते हैं, एक दूसरे को बिल्कुल नेगेटिव ढंग से देखते हैं, तो उनके टर्म्स भी एक होते हैं, जिसे अपनी दुश्मनी में वो समझते भी हैं। जब मुसलमान यहूदी को शैतान कहते हैं, या यहूदी मुसलमान को शैतान कहते हैं, वो शैतान आइडेंटिकल शैतान है। भारत में हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट में कभी वो शैतान शब्द यूज नहीं होता, बिल्कुल, क्योंकि हाँ, वहाँ हिंदू और मुस्लिम थियोलॉजी के बीच शैतान के सवाल पर कोई एक परसेप्शन नहीं है। हमारे यहाँ राक्षस दैत्य हैं जो सब अलग अलग स्पेसीज हैं, अलग अलग नस्लें हैं, शैतान नहीं है। जबकि यहूदी, ईसाई और मुस्लिम परंपरा में भगवान और शैतान वो एक यूनिटी पैदा करते हैं। अच्छा। इसलिए वो एक दूसरे, उनकी दुश्मनी भी उतनी ही बेसिक है जितनी कि परंपरा में उनकी बुनियादी एकता। किताबी दुश्मनी है वो। हाँ, और यहूदी भी खतना कराते हैं? यहूदी खतना कराते हैं। ईसाई क्यों नहीं कराते हैं? ईसाई परंपरा, कम से कम ईसा मसीह जीसस, वो एक विद्रोह था यहूदी थियोलॉजी। मैं तो स्कूली दिनों में पहली बार सर्मन ऑन द माउंट पढ़ा, और उसमें है कि इफ वन शैल स्माइट ऑन दाई राइट चीक टर्न टू हिम योर लेफ्ट ऑल्सो। कोई दाएं गाल पर थप्पड़ मारे, उसे बाएं गाल उसके सामने कर। जो गांधी जी के नाम से बहुत चलाया जाता है। जो मैंने समझा कि ये तो कमजोरी है, ये वो नहीं, ये एक विद्रोही संदेश था। क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट, जो ओल्ड सरमन है, उसमें कहा गया है कि एक थप्पड़ मारे, चार थप्पड़ मारो, 4 थप्पड़ मारो, एक आंख फोड़े, दोनों आंखें फोड़ दो। हाँ, तो वो जो हिंसा की जो डॉक्ट्रिन थी, उसके खिलाफ क्रांतिकारी विद्रोह के रूप में ईसा मसीह ने ये पर्वतोपदेश दिया। हाँ, तो ईसा की परंपरा जो आई, उसमें एक ये विद्रोही, बल्कि मैं कहूँगा उस समय के लिहाज से एक क्रांतिकारी संदेश। बाद में वो चर्च के गठन के साथ वो कंजर्वेटिव जो कुछ हुआ, वो तो अलग बात है। हाँ, जो इतिहास की हर क्रांति की हम देखते हैं यही नियति होती है। तो लेकिन ईसाई धर्म का प्रवर्तन तो नहीं हुआ, ईसाई परंपरा का प्रवर्तन, ईसा मसीह के उपदेशों को अगर हम ले, वो एक क्रांतिकारी घटना थी। जबकि इस्लाम एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था, जैसे उस अरब के समाज में जो तमाम रूढ़ियाँ, विसंगतियाँ और ढकोसले पैदा हुए थे, उनके खिलाफ एक नई व्यवस्था, संगठित व्यवस्था,
जिसके साथ राजनीति है, और राजनीति का मतलब सेना, प्रशासन, ये पूरी एक नई व्यवस्था के नया साथ सिस्टम एक जन्म दिया। आप कह सकते हैं कि वो जो ये तीनों सेमेटिक धर्म है, सेमेटिक परंपरा का उस दौर के की भाषा में हम उसको आधुनिकीकरण कह सकते हैं। ईसाई परंपरा एक विद्रोह, और उसके बाद जहाँ जहाँ गया वो अपने इतिहास अपने ढंग से चलता रहा। ईसाई परंपरा का एक प्रभाव रहा, और ईसाई धर्म के प्रवर्तन के साथ वो धीरे धीरे सारी दुनिया में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का एक हथियार बना, वो अलग बात है। थोड़ा लेकिन इस्लाम जो है एक पिछड़े और बिल्कुल जर्जर पतनोन्मुख समाज को व्यवस्थित करने का, समाज को आधुनिक बनाने का एक व्यवस्थित प्रयास था, जिसमें बिल्कुल यहूदियों की तरह हर क्षेत्र में नए नए वो बनाए गए। तो इस ईसाई परंपरा, चूँकि जहाँ से बात शुरू हुई थी हमारी, एक विद्रोही परंपरा थी। ईसा ने कुछ यहूदी परंपराएं जो उन निचले तबकों के में वैसे भी चालू नहीं थी, जिसमें खतना है, यहूदियों के लिए सुअर का मांस प्रतिबंधित है। ईसा ने लेकिन गरीब लोग खाते थे। ईसा ने कहा नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं इस प्रतिबंध की। लेकिन मोहम्मद साहब ने वो यहूदी एलिट की वो जो परंपराएं थी उनको लिया, उनको हूबहू उनका पालन इस्लाम में भी वो कर दिया। तो ये एक रिफॉर्मेशन था। अच्छा, जर्मनी में अब हिटलर को कैसे याद किया जाता है? लीडरशिप की बात नहीं कर रहा, व्यवस्था की बात नहीं कर रहा, आम लोगों की बात कर रहा हूँ। आम लोगों में पूरी तरह से एक निषेध है। अच्छा, इसकी शुरुआत, इसके दो ऐतिहासिक लम्हों का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। एक है द्वितीय विश्व युद्ध में हार, उसमें उससे एक अचानक 180 डिग्री का परिवर्तन हुआ। लेकिन उसका आधार क्या था? उसने हमें तबाह कर दिया, उसकी वजह से, हाँ, उसने हमें युद्ध में हरवाया, फ्यूरर ने। हाँ, ये था। वैचारिक स्तर पर जो उभरना, और पहले एक बड़े तबके का, उसके बाद पूरे समाज का, उसमें लगातार, और इसमें हम ये जो डीनाज़िफिकेशन जिसको कहते हैं, हाँ, नाजीवाद को खुरच कर वो हटाना, इसमें सोवियत संघ और अमेरिका, इन दोनों की भूमिका को हम नहीं भूल सकते। दोनों ने अलग अलग मॉडल अपनाए, और मैं ये कहने की हालत में नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि अमेरिका द्वारा अपनाया गया धीरे धीरे पश्चिमी मूल्यों को वो करते हुए, पश्चिमी लोकतंत्र के मूल्यों को प्रतिष्ठित करते हुए वो प्रभावी नहीं था, ये मैं नहीं कहूँगा। वेस्ट जर्मनी में, हाँ, वो भी प्रभावी था, लेकिन वैचारिक आधार पर समाज को झकझोरते हुए उसको बदल देना, ये 1968 के छात्र आंदोलन की बलिहारी थी। ईस्ट जर्मनी में खासतौर? नहीं, वेस्ट जर्मनी में नहीं। अच्छा, वेस्ट में ही, ओके। पश्चिम जर्मनी में उसकी शुरुआत तो फ्रांस में हुई, फ्रांस में दगाल के टाइम में, हाँ, सोरबोन विश्वविद्यालय में। लेकिन उसका सबसे ज़्यादा सामाजिक असर हमें पश्चिम जर्मनी में देखने को मिला, और पश्चिम जर्मनी में विद्रोही छात्रों का एक नारा था, जो एक सवाल था, अपनी पिछली पीढ़ी और पिछली पीढ़ी के खिलाफ, माँ बाप की पीढ़ी के खिलाफ वो था। और वो सवाल ये था, उस समय तुम क्या कर रहे थे? क्योंकि आम जनता की समर्थन के बिना हिटलर पैदा नहीं होते। हिटलर पैदा, सिर्फ हिटलर का पैदा, हॉलोकॉस्ट नहीं पॉसिबल था वो, संभव होता, ये नहीं माना जा सकता। आंख मूंद लिया, देखा नहीं।
या फिर सहयोगी बने। सहयोगी तो बने एक बहुत बड़ा तबका। ये एक अजीब सी बात है, मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ। भारत में 2014 तक आम जनता थी। हाँ, आज 2014 के बाद हम देख रहे हैं कि एक या तो वो इस पक्ष में या उस पक्ष में। मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि या तो वो चूस के खा रही है या काट के खा रही है, खा सब रहे हैं। वो दोनों। और जर्मनी में भी एक बहुत छोटा सा तबका, और उसमें से भी ज़्यादातर लोग या तो जेल में कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिए गए, जर्मन भी भेज दिए गए, या वो निर्वासन में रहने लगे। और एक बहुत बड़ी तादाद वो जो है हिटलर समर्थक का मतलब हिटलर के सारे अपराधों का समर्थक। बिल्कुल। और उसमें जिन्होंने सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया, सक्रिय रूप से भाग लेने वालों की संख्या बहुत बड़ी थी। इतनी बड़ी तादाद में आमतौर पर समाज में लोग किसी राजनीति में सक्रिय रूप से भाग नहीं, यही भारत के साथ मैं भी तुलना कर रहा हूँ। बिल्कुल। जो हम 14 के बाद देख रहे हैं वो ये हुआ है, ज़्यादा राजनीतिक हो जाना, एक राजनीति के पक्ष में या उसके विरोध में हो जाना सक्रिय रूप से। ये कभी बहुमत तो होता नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद जर्मनी में भी हो गई थी। और ऐसे लोगों की संख्या जो चुपचाप उधर से आंखें फेर कर उसे बर्दाश्त करते हुए उसका समर्थन कर रहे थे, ये 70, 80, 90%। बिल्कुल। हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद। बिल्कुल। तो छात्र आंदोलन ने इसलिए एक नारे के रूप में ये सवाल पेश किया, उन दिनों तुम क्या कर रहे थे? मतलब तुम भी उस अपराध के शरीक थे। तो पीढ़ियों का संघर्ष एक वैचारिक संघर्ष बन गया, और जर्मनी की मानसिकता, राजनीतिक मानसिकता को बुनियादी रूप से स्वस्थ बनाने में उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका थी। और वो जो है रूढ़िवादी विनाजीकरण जो पश्चिम जर्मनी की स्थापना के बाद से जो चल रहा था, उसमें से कुछ परंपराओं को उसने ग्रहण किया, जिसमें से एक था कि अपनी सारी आलोचना, अपने समूचे आलोचनात्मक दृष्टिकोण के बावजूद इज़राइल का आंख मूंद कर समर्थन, जिसे वैध बनाया गया अपने अपराधी इतिहास, उस गिल्ट को, बिल्कुल। हाँ, अपराध बोध के साथ, उसे ये जो नया उदारवाद, जिसमें वामपंथी उदारवाद भी शामिल था, वामपंथी उदारवाद ही कहूँ मैं, उसमें भी काफ़ी हद तक ये आ गया इज़राइल का समर्थन। अब वहाँ से दूर रहकर भारत में जितना आसान है चीज़ों को देखना, दूरी से बिल्कुल। और हमारा कोई इसमें रोल नहीं है। हाँ, हम ना अपराधी हैं ना फैसिलिटेटर हैं। हाँ, तो हिंदुस्तान में तो एक यहूदी नहीं मारा गया, तो हम किस बात का वो करें। तो जर्मनी के लिए, हाँ, और जर्मनी पर उंगली उठाना, एक इज़राइल की आलोचना में बात कही जाए तो पूरी यहूदी, सारी दुनिया में यहूदी लॉबी तुरंत कह रहे देखो फिर हिटलर का रास्ते होलोकॉस्ट कर रहा है। और जर्मनी उस आरोप से बहुत डरता है, बेहद डरता है, क्योंकि मतलब औपचारिक जर्मनी पूरी तरह से वो जो है नाजीवाद को, हिटलर को पूरी तरह से ठुकराता है। मज़ेदार बात यह है कि जर्मनी में इन दिनों लगभग 10% वोट पाने वाली एक नई पार्टी उभरी है, अति दक्षिणपंथी पार्टी। उग्र मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वो हिंसा के रास्ते, फार राइट, फार राइट, रेडिकल राइट नहीं, फार राइट। हाँ, फार राइट। उसके पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में भी, हालांकि उसमें जितने नवनाजी, वो जो एक छोटी सी संख्या है, मेरे ख्याल से हिटलर को मानने वाले,
1 से 2% के बीच होंगे, वो भी इस पार्टी को समर्थन करते हैं। लेकिन उस पार्टी के प्लेटफॉर्म में भी हिटलर का नाम नहीं लिया था। हिटलर और नाजीवाद को ऑफिशियली ठुकराया जाता है कि वो हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप्रवासी हमारे ना आए क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। ठीक बात है। नाव भर चुका है। पूरा यूरोप का राइट विंग लगभग यही बातें कर रहा है। हाँ। तो ठीक है, आज के लिए काफ़ी ये बात रही। काश इजराइल में भी छात्रों का, युवाओं का कोई ऐसा मूवमेंट कभी हमको देखने को मिलता जो अपने बाप दादों से पूछता कि तुम्हारे मूवमेंट है, काश वो मजबूत होता। काश वो मजबूत होता। बिल्कुल, वहाँ के रब्बी जो हैं, पुराने यहूदी हैं या जो परंपरा से रह रहे हैं इजराइल फ़लस्तीन में, वो तो देयर इज़ नो इजराइल कहते हैं और वो कहते हैं कि आप जो हो वो बाइबल में लिखा है उससे उलट कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन काश इजराइल को लेकर दुनिया, खासतौर पर यूरोप की दुनिया जिस गिल्ट से भरी हुई है, उसके साथ ये भी सोचती कि फ़लस्तीन के साथ जो इजराइल कर रहा है वो भी तो उतना ही खतरनाक है। दूसरी बात यह कि हिटलर की बात चली, हिटलर ने जो होलोकास्ट किया, जो कुछ वहाँ पे किया, उसमें हिटलर के देश की, जर्मनी की जनता का एक बड़ा हिस्सा शामिल था। दादा ने बहुत विस्तार से बताया और उसकी तुलना कहीं भारत से कर रहे थे। सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में तानाशाही जब अपना पंजा जमाती है तो जनता का एक हिस्सा, कई बार बड़ा हिस्सा भी खड़ा होता है। चाहे वो ईदी अमीन हो, चाहे चाउसेस्कू हो, जिसका भी आप इतिहास पढ़ते हैं देखते हैं कि कम से कम शुरुआती दौर में तो जनता का एक बड़ा हिस्सा खड़ा होता है। लेकिन उसके बाद जो होता है उसको आज हिंदुस्तान में समझना बहुत ज़रूरी है कि इतनी नफरत होती है उससे, वो ऐसा गिल्ट आपके अंदर, अपराध बोध भर देता है कि आने वाली पीढ़ियां उसका नाम लेने में भी शर्माती हैं। तो फ़लस्तीन इजराइल के बहाने से इस समय यूरोप की क्या स्थिति है, जर्मनी की तानाशाही जर्मनी को कहाँ लेकर गई, आज जर्मनी की क्या अवस्थिति है, ये सारा कुछ हमने उज्ज्वल दा से समझने की कोशिश की। आगे हम कभी फिर कोशिश करेंगे कि दादा को अपने स्टूडियो में बुलाएं और ऐसे ही विषयों पर उनसे बात करें। आज के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दादा। धन्यवाद।